अब कुछ ही देर में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एकनाथ शिंदे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं और थाने में एकनाथ शिंदे करेंगे ये प्रेस वार्ता और कुछ बड़ी घोषणा कर सकते हैं। लावनी, बिल्कुल, इस वक्त की सबसे बड़ी और अहम जानकारी से कहा जाएगा। थोड़ी ही देर में एकनाथ शिंदे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। ठाणे में एकनाथ शिंदे की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और खास तौर पर नजर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर इसलिए है क्योंकि कुछ बड़ी घोषणाएं हो सकती है एकनाथ शिंदे की तरफ से। जिस तरीके से सरकार का गठन तो हुआ, लेकिन मुख्यमंत्री को लेकर चर्चाएं तेज हैं। हर कोई कह रहा है कि बैठकर निर्णय लिया जाएगा, सहमति के साथ निर्णय लिया जाएगा। निर्णय से जुड़ी हुई कुछ घोषणा हो सकती है या कुछ अलहदा घोषणाएं होगी, इस पर नजर बनी रहेगी। दिव्या जी, और सभी ये बड़ी जानकारी हम अपने दर्शकों को बता दें कि एकनाथ शिंदे बस थोड़ी ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। ठाणे से एकनाथ शिंदे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। आपको जानकारी दे दें कि कुछ ही देर पहले आपने देखा होगा कि किस तरीके से देवेंद्र फडणवीस जो है वो एयरपोर्ट से प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए नजर आए और इस दौरान उन्होंने ईवीएम को लेकर जो तमाम तरह के सवाल उठाए गए थे उस पर भी निशाना साधते नजर आए। लेकिन इसके बीच ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि बस थोड़ी ही देर में एकनाथ शिंदे जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं और एकनाथ शिंदे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कोई बड़ी जानकारी साझा कर सकते हैं और इसी को लेकर इंतजार है कि बस एकनाथ शिंदे बस थोड़ी ही देर में प्रेस वार्ता करने वाले हैं और बड़ी जानकारी साझा कर सकते हैं। सीएम के चेहरे को लेकर जो सस्पेंस बरकरार है, तो उम्मीद यही की जा रही है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कोई जानकारी निकलकर सामने आ सकती है। लावनी, चलिए बड़ी खबर, कुछ बड़ी घोषणा कर सकते हैं एकनाथ शिंदे और सभी को इंतजार है, हमें भी इंतजार है कि क्या होगा महाराष्ट्र की राजनीति में। अब क्या बड़ा कोई स्टेटमेंट सामने आ सकता है, क्योंकि प्रचंड बहुमत तो है ही, प्रचंड जीत बीजेपी की और साथ ही साथ शिंदे गुट की तरफ से भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस यहां पर देखने को मिला है। जो उम्मीद से बढ़कर रिजल्ट आए हैं और अच्छी जो परफॉर्मेंस की है, उसके बाद अब जो सस्पेंस बाकी है वो महज यही है कि भाई अगला बड़ा चेहरा कौन। लावनी, बिल्कुल, और जो तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से एक बेहद खास दिन था। 26 तारीख का दिन की ये तस्वीरें हैं जब राज्यपाल से मिलकर उन्होंने इस्तीफा सौंपा था और इसके बाद ही ये कहा जाने लगा था कि फिलहाल अभी कार्यकारी मुख्यमंत्री के रूप में एकनाथ शिंदे हैं, लेकिन अब नया मुख्यमंत्री कौन होगा, इसे लेकर बड़ा चिंतन मंथन चल रहा है। महायुति ने इस बार जिस तरीके से अपना परफॉर्मेंस दिखाया है, बीजेपी का स्ट्राइक रेट सबसे ज्यादा हाई रहा। सेकेंड नंबर पर एकनाथ शिंदे की पार्टी यानी शिवसेना शिंदे और अजीत पवार गुट तीसरे नंबर पर। लेकिन इतना जरूर है कि तीनों की तरफ से ही जब मुख्यमंत्री पद को लेकर बात की जा रही है तो ये कहा जा रहा है कि मिलजुल कर बैठकर निर्णय लिया जाएगा। इन सबके बीच अभी थोड़ी देर पहले आपने देवेंद्र फडणवीस साहब को भी सुना था, उन्होंने भी कहा कि सब सहमति है, मिलकर जल्द ही निर्णय ले लिया जाएगा, तस्वीरें स्पष्ट हो जाएंगी जल्दी। अब कुछ ही देर में एकनाथ शिंदे की ठाणे में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, इसमें क्या कुछ खास रहेगा, इस पर हम सबकी निगाहें बनी। चलिए बड़ी खबर बता रहे हैं, ठाणे में एकनाथ शिंदे जी प्रेस वार्ता जो है वो करेंगे और अपडेट से कुछ ही कोई बड़ी जो घोषणा है वो कर सकते हैं। और इन सबके बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, सीधे चलते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। क्या कह रही है ये बड़ी खबर? तो बड़ी खबर कह रही है कि महाराष्ट्र में सियासी घमासान जो चल रहा है, हालांकि लोग इसे सियासी घमासान कह रहे हैं, हम तो कहेंगे ये सियासी चिंतन मंथन का दौर है। इस बीच एक बड़ी खबर ये आ रही है, देवेंद्र फडणवीस का बड़ा बयान सामने आया। सीएम फेस को लेकर उन्होंने बड़ी बात कही है, बड़ा बयान दिया है। क्या कहा? उन्होंने कहा कि तीनों गुट मिलकर सरकार बनाएंगे। तीनों ही पार्टियों की तरफ से, महायुति के तीनों ही सहयोगी दलों की तरफ से यही बात कही जा रही है कि किसी भी तरीके का कोई घमासान नहीं है, मिल बैठकर निर्णय लिया जाएगा, मिलकर तय करेंगे कि महाराष्ट्र की कमान कौन संभालेगा। देवेंद्र फडणवीस का ये बड़ा बयान। जी, और आप देख सकते हैं ये बस कुछ ही देर पहले देवेंद्र फडणवीस जो है वो एयरपोर्ट पर प्रेस वार्ता करते हुए, पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा था कि तीनों गुट मिलकर यहाँ पर फैसला करेगी और तीनों गुट मिलकर सरकार बनाएंगे। तो बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर महाराष्ट्र में सियासी घमासान के बीच देवेंद्र फडणवीस जी का ये बड़ा बयान सामने आया है और उस दौरान उन्होंने कहा है कि सीएम के फेस को लेकर उन्होंने ये बयान दिया और कहा कि तीनों गुट मिलकर, यानी कि अजित पवार, एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की पार्टी यानी कि भारतीय जनता पार्टी, तीनों ही पार्टी मिलकर यहां पर सरकार बनाएगी। हालांकि बस थोड़ी ही देर में एकनाथ शिंदे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बड़ी जानकारी लोगों के बीच साझा करेंगे। तो सीएम के फेस को लेकर बयान दिया है, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त। तिन्ही पक्ष मिळून या चर्चेला लवकरच आपल्याला उत्तर मिळेल। तिन्ही पक्ष मिळून
जे श्रेष्ठी आहेत त्यांच्याशी चर्चा सगळ्यांची चाललेली आहे आणि लवकरच याचं उत्तर आपल्याला मिळेल. मुख्यमंत्री पदाची जशी चर्चा सुरू आहे तशी राज्यातल्या वेगवेगळ्या आमदारांना सुद्धा मंत्री होण्याची इच्छा निर्माण झालेली आहे. त्यांची सुद्धा उत्सुकता ताणली जाते. आधी मुख्यमंत्री ठरेल तर मग मुख्यमंत्री मंत्री ठरवतील. त्यामुळे मला असं वाटतं की आधी मुख्यमंत्र्यांची वाट पाहावी, त्यानंतर मंत्र्यांची पण जी काही नावं आहेत ती आपल्या लक्षात येतील. या चर्चेला लवकरच आपल्याला उत्तर मिळेल. तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि कुछ ही देर में, एक बार फिर से आपको वो ब्रेकिंग न्यूज़ बता दें कि भाई कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो है, और लीजिए तब तक राजनीतिक सफ़र जो है वो भी उसके बारे में भी बता दें. देवेंद्र फडणवीस का राजनीतिक सफ़र भी आप जान लीजिए, वो भी आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर एबीवीपी से जुड़कर इन्होंने राजनीति में जो कदम रखा था और साथ ही साथ राजनीति में हमेशा सक्रिय भूमिका निभाई है. सबसे बड़े चेहरे के रूप में आप महाराष्ट्र में बीजेपी के लिए इनको समझ सकते हैं और महाराष्ट्र विधान परिषद के सदस्य रहे. और अब बस इंतजार है कि भाई अब आगे राजनीति में क्या होने वाला है. 1997 में नागपुर के मेयर बने देवेंद्र फडणवीस का राजनीतिक सफर हम आपको दिखा रहे हैं, और हो ना हो आगे जो खबर आएगी शायद उसमें सीएम का जो चेहरा है उसमें वो क्लियर होने वाला है कुछ ही देर में. सबसे पहले आपको सुदर्शन न्यूज़ पर जानकारी मिलेगी, लेकिन देवेंद्र फडणवीस की राजनीतिक सफर के बारे में जान लीजिए. आगे आपको बताते हैं 2022 से अजित पवार के साथ महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री के रूप में कार्यरत है. महाराष्ट्र के दूसरे सबसे यंगेस्ट सीएम के रूप में आप इनको समझिए, और अब इनकी दावेदारी जो है वो प्रमुख है, और शिवसेना के साथ गठबंधन टूटने से सीएम पद से इस्तीफा इन्होंने दिया था. अब आगे क्या जानकारी, विपक्ष के बड़े नेता के रूप में ये उभरे हैं और सबसे बड़े दावेदार भी मुख्यमंत्री के तौर पर ये हैं. और पूरा नाम इनका जो है देवेंद्र गंगाधर राव फडणवीस का जन्म जो हुआ था वो तारीख भी आपको दिखाई, और कम उम्र में आपको बता दें फिर से राजनीतिक सफर की इन्होंने शुरुआत की थी, और सबसे नोन चेहरे के रूप में. और एबीवीपी जो बीजेपी की छात्र संगठन के रूप में आप समझिए उससे जुड़कर इन्होंने राजनीति की शुरुआत की और हमेशा से सक्रिय भूमिका निभाई है. जाने माने मुख्यमंत्री के रूप में ये जाने जाते हैं, महाराष्ट्र के सबसे नोन फेसेस में और यंगेस्ट चेहरों में एक हैं. बिल्कुल, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आपने देखा हो तो जिस तरीके से 80 घंटों के जब ये मुख्यमंत्री बने थे तो देवेंद्र फडणवीस ने एक बात कही थी कि मैं वो लहर हूं जो लौटकर वापस जरूर आऊंगा. तो वो लौटकर ही वापस आए, क्योंकि ये पूरा जो चुनाव लड़ा गया देवेंद्र फडणवीस ने ग्राउंड पर उतरकर काम किया. और बीजेपी ने 30 सालों का रिकॉर्ड है कि जिस तरीके से सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर बीजेपी उभरी है, उसके पीछे जो बड़ा क्रेडिट है वो देवेंद्र फडणवीस के धरातल पर काम करने को कहा जाएगा. बड़ा राजनीतिक सफर रहा है, एक्सपीरियंस अनुभव बोलता है, और खास तौर पर जोश के साथ अगर अनुभव जुड़ जाता है तो वो बड़ी तस्वीर लेकर आता है. देवेंद्र फडणवीस के मामले में कुछ ऐसा ही हुआ है. राजनीतिक सफर तो हम देवेंद्र का आपको दिखा रहे हैं, लेकिन इन सबसे के बीच जो बड़ी और अहम जानकारी है, ये तस्वीरें देख लीजिए उस वक्त की हैं जब एकनाथ शिंदे राज्यपाल से मिलने के लिए पहुंचे और उन्होंने सौंपा, और उसके बाद आज दिल्ली देवेंद्र फडणवीस आ रहे हैं और कुछ देर में ही एकनाथ शिंदे बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस ठाणे में करने वाले हैं. बहुत जल्द कुछ बड़ी बातें, बड़ी घोषणा कर सकते हैं एकनाथ शिंदे. थोड़ी देर में ठाणे में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, नजर सबकी बनी हुई है. इस बीच खबर यह भी है कि देवेंद्र फडणवीस आज दिल्ली पहुंच रहे हैं. जी, और लावनी देखा जाए तो आपने जिस तरीके से कहा कि 80 घंटे के सीएम ये बने, इसके बाद विधानसभा में इनकी जो गूंज थी वो सुनने को मिली, और ये गूंज फिर से जब एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में महायुति से, महाराष्ट्र से सबसे बड़ी पार्टी के रूप में निकलकर सामने आए, तो रिजल्ट वाले दिन हर जगह यही सुनने को मिल रहा था. देवेंद्र फडणवीस का वो बयान जो विधानसभा में वो देते नजर आए कि मेरा पानी कम होता देख मेरे किनारे पे घर मत बना लेना, मैं वो लहर हूं जो लौट कर जरूर आऊंगा. और एक बार जब ये भारी बहुमत के साथ लौटकर आए तो कहीं ना कहीं सीएम के चेहरे को लेकर इनकी जो दावेदारी है इस वक्त सबसे ज्यादा तेज है, सबसे ज्यादा इनका जो नाम है वो सामने आ रहा है. लेकिन इसी बीच ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि ठाणे में एकनाथ शिंदे थोड़ी ही देर में प्रेस वार्ता करने वाले हैं. ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर कुछ ही देर में घोषणा कर सकते हैं एकनाथ शिंदे. बस थोड़ी ही देर में प्रेस वार्ता को वो संबोधित करेंगे और इसको लेकर वहां पर तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है. बस थोड़ी ही देर में प्रेस वार्ता कर बड़ी जानकारी साझा करते नजर आएंगे एकनाथ शिंदे. और इससे पहले आपने देखा होगा कि किस तरीके से थोड़ी देर पहले देवेंद्र फडणवीस एयरपोर्ट पर पत्रकारों को संबोधित करते नजर आए. हालांकि ये जो तस्वीर है आपकी टीवी स्क्रीन पर, ये उस दिन की तस्वीर है जब वो राज्यपाल राधाकृष्ण को इस्तीफा सौंपते नजर आए, और यहाँ पर देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद थे, अजित पवार भी मौजूद थे, और एकनाथ शिंदे जी यहाँ पर राज्यपाल को इस्तीफा सौंपते नजर आए. ये उस वक्त की तस्वीर है. बहरहाल ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि एकनाथ शिंदे बस थोड़ी ही देर में प्रेस वार्ता करने वाले हैं. ठाणे में एकनाथ शिंदे जी का प्रेस वार्ता है और थोड़ी देर में लाइव प्रेस वार्ता हम आप तक पहुंचाने वाले हैं.
तो बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस के बाद यहाँ पर बीजेपी महायुति की अगर बात की जाए तो अब अगला जो चुनाव है वो खाली यही है कि भाई कौन है वहाँ का मुख्यमंत्री। सभी इस बात को जानने के लिए उत्सुक हैं कि भाई कौन बनेगा वहाँ का मुख्यमंत्री। लिए आपको हमने बड़ी खबर बताई थी कि कुछ ही पलों में एकनाथ शिंदे जी आएंगे, प्रेस वार्ता को करेंगे, लेकिन जब तक वो आते हैं आपको एक और खबर की ओर रुख करते हुए बताते हैं वहाँ पर क्या हो रहा है। आज बात करने वाले हैं एक बार फिर से संभल की, जहाँ धीरे धीरे हालात सामान्य होते जा रहे हैं और प्रशासन का एक्शन सख्त है। कल तक खबर थी कि 4 लोगों की मृत्यु हुई है, आज मृतकों की संख्या में बढ़ोतरी बताई जा रही है और ताजा आंकड़ों के अनुसार अब तक 5 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। प्रशासन ने 70 से ज्यादा लोगों के खिलाफ पोस्टर चस्पा करने के आदेश जारी कर दिए हैं। मतलब योगी का ट्रिपल एक्शन प्लान तैयार है। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि खबर का पक्ष क्या कहता है। पक्ष बताएंगी लावनी। धन्यवाद शिवम। आइए इस खबर के पक्ष की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें कि जहां एक तरफ इस पूरे मामले को लेकर सियासत गर्म है, तो प्रशासन भी अपने पूरे एक्शन प्लान के साथ तैयार नजर आ रहा है। उपद्रवियों की अगर बात की जाए तो उपद्रवियों के लिए योगी सरकार ने जो अपना एक्शन प्लान तैयार किया है उसके अनुसार हिंसा में लिप्त उपद्रवियों के पोस्टर लगाए जाएंगे। आरोपियों की सूचना देने पर इनाम की घोषणा भी की जाएगी। हिंसा की वजह से इलाके में जो भी नुकसान हुआ है उसकी वसूली भी इन्हीं दोषियों से, दंगाइयों से ही की जाएगी। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, ब्रेकिंग न्यूज आपको दे देते हैं जो संभल से जुड़ी हुई है। जरा ब्रेकिंग न्यूज स्क्रीन पर ले आइए। बड़ी खबर यह है कि संभल मामले में प्रशासन का एक्शन तेज हो चुका है। संभल मामले में प्रशासन का एक्शन तेज है। सीएम योगी को इस पूरे प्रकरण की रिपोर्ट सौंपी गई है। आरोपियों पर योगी सरकार की सख्ती और हिंसा के आरोपियों के पोस्टर लगाने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। तो ये बड़ी और अहम जानकारी हमने आपको दी। और वहीं इस पूरे मामले को लेकर पुलिस और बीजेपी के नेताओं ने भी स्पष्ट कर दिया कि जिस भी हाथ से पत्थर उठा है उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। तो देखिए, संभल के उपद्रवियों पर, इन आतताइयों पर, उपद्रवियों पर, दंगाइयों पर योगी एक्शन। पहला यह कि पोस्टर लगेंगे, दूसरा यह कि जो नुकसान हुआ है, सार्वजनिक संपत्ति का जितना भी नुकसान हुआ उसकी वसूली इन्हीं उपद्रवियों से, दंगाइयों से होगी। सूचना देने पर इनाम मिलेगा और सरकार ने ये सख्त आदेश निर्देश दिए हैं। और अब इस खबर का विपक्ष दिव्या आपको बताएंगे। तो चलिए अब आपको इस खबर का विपक्ष समझा देते हैं। विपक्ष लगातार संभल में भड़की हिंसा को लेकर सरकार पर आरोप लगा रहा है। इसी बीच संभल में भड़की हिंसा का अलकायदा मॉड्यूल भी निकलकर सामने आया है, जिसको सबसे पहले सुदर्शन न्यूज ने अपने दर्शकों को दिखाया है। और इस हिंसा को लेकर दीपा सराय इलाके पर खास नजर रखी जा रही है, जो पहले से अलकायदा इंडिया यानी कि AQIS के आतंकियों का गढ़ माना जाता रहा है। दीपा सराय का नाम कई आतंकी मामले से जुड़ा हुआ है। अलकायदा के पूर्व चीफ ऐमान अल जवाहिरी ने 2014 में एक वीडियो जारी कर सनाउल हक उर्फ मौलाना असीम उमर को अलकायदा इंडिया का प्रमुख घोषित किया था। और रात को 8 बजे देखना ना भूलिए जागो, मुद्दा जिहादी आदमखोरों से बांग्लादेशी हिंदुओं को बचा लो। 8 बजे सह परिवार देखिए युवा पत्रकार प्रदोष सुरेश चौहान के जी के साथ जागो, रात 8 बजे।